बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सोशल वर्क का ये लेक्चर जो है ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहीं पे ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिस है कि जब भी हमारा कोई दोस्त जो है वो परेशान होता है बहुत सख्त, तो हम उसकी परेशानी का जिस हद तक जो है वो कोशिश करते हैं कि वो हेल्प कर सकें। जहाँ पे आप वैसे हेल्प ना कर सकें बाय एनी मटेरियल मींस, आप क्या करते हैं, आप एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं, उसको टाइम देते हैं, और उस टाइम में वो शख्स जो है वो अपनी परेशानी आपके सामने बयान करता है, और उस प्रोसीजर में ही वो काफ़ी हद तक जो है वो परेशानी उसकी कम हो जाती है और उसको ये एहसास होता है कि उसके कोई साथ है। ये जो काउंसलिंग है, ये जो इमोशनल बकअप है, ये बहुत मैटर करता है। और इसीलिए ये ज़रूरी भी है कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त यार हैं, स्पेशली जिनके साथ हमारा अच्छा टाइम गुजरा है, उनको उनकी परेशानी के वक्त जो है वो आप इमोशनली सपोर्ट करें। और इस तरह जो है वो दूसरा शख्स जो है वो काफ़ी हद तक अपना जो बर्डन है उसको महसूस करता है कि वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन सोशल केस वर्क। बेसिकली ये मेथड्स ऑफ द सोशल वर्क के अंदर है, जिसको आगे हम देखेंगे। और ये लेक्चर नंबर 11A है सोशल वर्क पेपर 2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने कम्प्लीटली देखना है। और ये बहुत ही इजी है, यानी कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो परेशान थे कि सोशल वर्क हमारा पेपर 2 रह गया है, उसके लेक्चर्स कम्प्लीटली अपलोड नहीं हुए, तो आप ये लेक्चर देखते जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा मटेरियल भी तैयार हो जाएगा। और प्लस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर वो बहुत अच्छी बन चुकी होगी बाय द एंड ऑफ द लेक्चर। सो इसको कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल PMS पंजाब 2021 सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वैसे नॉर्मली इतना फोर्स नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा कर रहा हूँ ताकि हमारा ये वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और बेनिफिट जो है वो ज़्यादा लोगों को हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क मेन टॉपिक है आपका जो सिलेबस के अंदर है। और मेथड्स ये होता है कि ये प्रोफेशनल नॉलेज होता है। प्राइमरी मेथड्स होते हैं और सेकेंडरी मेथड्स होते हैं। मेथड से मुराद ये है कि ये प्रैक्टिस किस तरह किया जाता है। लाइक अब एक बंदा सोशल वर्कर है तो वो क्या करेगा फील्ड में आके, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोशल वर्क प्रैक्टिस। यानी कि जब जिस तरह एक मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो वो किस तरह करता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसने पेशेंट्स को किस तरह चेक करना होता है, डायग्नोसिस किस तरह करना होता है। इसी तरह जो सोशल वर्कर है या सोशल केस वर्कर इसको भी बोलते हैं, ठीक है, उसके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो उसने उसको किस तरह से ट्रीट करना है, क्या करना है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो हमारी डिसिप्लिन हैं, जिस तरह के सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है। मेथड्स, सोशल वर्क मेथड्स में हमने एक पढ़ना है प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड्स। इस स्लाइड को आप अपने जहन पे नक्श कर लेंगे क्योंकि अगले जो 2 लेक्चर्स हैं और उनके 3 सब लेक्चर्स हैं वो यही हैं। आज हमारा 11A है जो कि सोशल केस वर्क है, ठीक है। इसी तरह 11B सोशल ग्रुप वर्क होगा और 11C कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। इसी तरह 12A सोशल रिसर्च, 12B सोशल एक्शन और 12C जो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो इन 11 और 12 के पूरे जो 6 लेक्चर्स हैं, इसके अंदर आपका पेपर 2 का 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीछे रह जाएगा सोशल वर्क एंड इस्लामिक वैल्यूज़, वो एक चैप्टर है, और उसके बाद जो है वो रोल ऑफ NGOs जो है वो करेंगे हम। तो ये आपका इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर पेपर 1 के कोई रिमेनिंग टॉपिक्स वगैरह करने हुए तो वो भी कर लेंगे। तो ये आपने प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड जो सोशल वर्क के मेथड्स हैं, यानी कि ये किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें फ़र्दर रिसर्च किस तरह की जाती है, ये उस चीज़ पे है। जो भी आप में से जिन स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथड्स का अपना कोर्स लिया हुआ है बैचलर्स में, मास्टर्स में, कहीं पे भी, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा ये जो सेकेंडरी मेथड्स है इनको अंडरस्टैंड करने में। सोशल रिसर्च, सोशल एक्शन जो है वो वहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प आउट करेंगे। तो अब हमने प्राइमरी मेथड पढ़ना है और प्राइमरी मेथड के अंदर सोशल केस वर्क पढ़ना है, ठीक है जी। सोशल केस वर्क, एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड और एडल्ट हैज़ वेरियस नीड्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डेवलप। देखें, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है फिर उसके बाद इस इन्वायरमेंट के अंदर जाता है तो वो मुख्तलिफ अपने इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, स्कूल जाता है, बाहर कम्युनिटी में, मोहल्ले में, ठीक है, मस्जिद है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़े, वहाँ पे उसका इंटरेक्शन रहता है। और हर दफ़ा इंटरेक्शन जो है वो प्लेजेंट नहीं होता, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक अनप्लेजेंट रवैया रखते हैं। वो फैमिली में भी इसी हो सकते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये वो, या दोस्तों यारों के साथ, या स्कूल के अंदर मसले मसाइल।
यहाँ पे जो है वो बच्चे की तरबियत में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब फुली उसको अटेंशन नहीं मिलती या उसका बिहेवियर नोट नहीं किया जाता कि वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर उस तरह ये है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर वो भी ऐसी है, गुर्बत है, उसका एक अपना जो है वो इम्पेक्ट होगा उस बच्चे की लाइफ के ऊपर, उसके जहन के ऊपर और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। इन सच अ कंडीशन एन इंडिविजुअल सीक्स हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, सिबलिंग, या फिर ये तो जो नियर एंड डियर वंस हैं, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, अंकल्स आंट्स वगैरह, उनसे वो मतलब उनकी तरफ देख रहा होता है कि वो किसी न किसी सूरत हाल में हेल्प आउट करें। आप देखें कि हमारी फैमिलीज़ में इसी तरह होता है, बच्चों की जो अटैचमेंट होती है अपार्ट फ्रॉम कोर फैमिली मेम्बर्स, किसी न किसी आंट अंकल या कज़न के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट डेवलप हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो अगला बंदा उसकी बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहा होता है और उसको टाइम दे रहा होता है, और वो बच्चा फिर एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स उसके साथ, ठीक है। तो मीन्स यानी कि उसको जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ता भी जाता है, वो किसी एक के साथ जो है वो अपना इंटरेक्शन, इसी तरह वो फ्रेंड्स में से किसी एक के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होगा, स्कूल कॉलेजेस में भी वो किसी ना एक टीचर के, एक मेंटोर के ज़्यादा क्लोज़ होगा और उसके साथ वो डेवलप करेगा, जहाँ पे उसकी बेसिकली वो उसको नज़र आता है कि यार ये अगला बंदा जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो और जहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो फिर प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, लाइक सोशल वर्कर आ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो ये लोग मेंटोर करते हैं, ठीक है। तो अब आपने जब स्टार्ट लिया तो आपने बता दिया कि जी हर इंडिविजुअल की चूँकि एक इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो हमेशा से प्लेजेंट नहीं रहा, जहाँ पे अनप्लेजेंट सिचुएशन है या रिसोर्सेज का मसला है, वहाँ पे जो है वो जो चाइल्ड है या अडल्ट है जो भी है वो उसको इश्यूज़ फेस होते हैं और वो किसी ना किसी इंडिविजुअल की हेल्प सीक आउट करता है। तो उस केस में सोशल केस वर्क क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सोशल केस वर्क डील्स विद इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थ्रू वन टू वन रिलेशनशिप, यानी कि एक वन टू वन रिलेशनशिप डेवलप होगा सोशल केस वर्कर का अपने क्लाइंट के साथ, और वो उसने करना क्या होता है कि जो उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, मेंटली इश्यूज़ आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो सोशल केस वर्क ये करेगा कि उसको आइडेंटिफाई करेगा कि उसके इश्यूज़ क्या हैं, फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर उस बंदे के अपने साथ प्रॉब्लम है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एंगर में रहता है, बहुत ज़्यादा यानी कि सैड रहता है, ठीक है, तो वो उसके साथ उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर उसके एनवायरनमेंट के साथ प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये काम आप कॉमनली अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा आप फर्दर देखेंगे कि प्रोफेशनली इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। As a method of profession, social casework seeks to help individuals in a systematic way based on knowledge of human behavior and various tested approaches। यानी कि यहाँ से ये हमारी रूटीन लाइफ से हट के जब प्रोफेशनल में जाता है तो फिर ये है कि आप स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो सिचुएशंस होती है उसमें कैसा ह्यूमन बिहेव करता है, ठीक है, और फिर उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट किया जाए कि वो उसका वो इशू रिजॉल्व हो या वो बेहतर हो सके, एक अच्छा इंडिविजुअल जो है वो बन सके। तो सोशल वर्कर हेल्प्स द इंडिविजुअल्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि उसके इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल जितने भी इश्यूज़ हैं उन सारों में सोशल वर्क हेल्प करता है। अब हमने ये एक बेस बना ली अपने आंसर की कि सोशल केस वर्क है क्या, सोशल केस वर्क किस सिचुएशन में अप्लाइड होता है और इसका जनरल मीनिंग क्या है। लेकिन हम थोड़ा सा डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे कि सोशल वर्क को डिफ़ाइन किस तरह किया गया है। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी सोशल केस वर्क डेफिनेशंस। मैरी एलन रिचमंड 1861 टू 1928, जिनको मदर ऑफ सोशल केस वर्क भी कहा जाता है या सोशल वर्क कहा जाता है, फाउंडिंग मदर ऑफ सोशल केस वर्क, ठीक है, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। शी डेवलप्ड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल केस वर्क, ठीक है। शी सर्च फॉर द काजेज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन इन द इंटरेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड हिज और हर इन्वायरमेंट, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फाउंडिंग मदर ऑफ सोशल केस वर्क। इनकी जो डेफिनेशन है सोशल केस वर्क की वो हम देखेंगे। 1917 में इन्होंने अपनी बुक लिखी, उसके अंदर ये डिफ़ाइन किया, द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट बेटर एडजस्टमेंट इन सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। बहुत सिंपल सोशल केस वर्क को डिफ़ाइन किया है कि ये एक आर्ट है बेटर एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट तो आपने करनी ही है लेकिन वो पुअर नहीं, बेटर, ज़रा बेहतर एडजस्टमेंट होगी सोशल रिलेशनशिप में, जहाँ जहाँ भी इंटरेक्शन है ह्यूमन का, इंडिविजुअल का, ठीक है, तो वहाँ पे एक बेहतर एडजस्टमेंट करना। द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट बेटर एडजस्टमेंट इन सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सिंपल, ये आपने डिफाइन कर दिया। एक और डेफिनेशन है,
She said social casework is an art of doing different things for and with different people by cooperating with them to achieve at one and the same time their own and society's betterment. ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं होती तो आप इन द वर्ड्स ऑफ जो मैरी रिचमंड है वो करके भी लिख सकते हैं कि जी रिचमंड ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इट्स एन आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड कोऑपरेटिंग विद देम टू अचीव एट वन एंड द सेम टाइम देयर ओन एंड सोसाइटीज़ बेटरमेंट. ठीक है, मज़ीद 2 डेफिनेशंस जो लेटेस्ट हैं वो भी पढ़ेंगे और इन बाबा जी को आप पहचान गए होंगे. A method which helps by counseling the individual client to affect better relationships and a social adjustment that makes it possible for him to lead a satisfying and useful life. A method which helps by counseling the individual clients to affect better relationships, one part of the definition, and a social adjustment that makes it possible for him to lead a satisfying and useful life. सेकेंड है जी H पर्लमैन की. इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है सोशल केस वर्क में, आगे भी हम देखेंगे. शी डिफाइंड इट एज अ प्रोसेस यूज बाय सर्टेन ह्यूमन वेलफेयर एजेंसीज टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू कॉप मोर इफेक्टिवली विद देयर प्रॉब्लम्स इन सोशल फंक्शनिंग. सबसे सिंपल डेफिनेशन है. ठीक है, अ प्रोसेस यूज बाय सर्टेन ह्यूमन वेलफेयर एजेंसीज टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू कॉप मोर इफेक्टिवली विद देयर प्रॉब्लम्स इन सोशल फंक्शनिंग. ठीक है, आप इन तीनों को लिख दें, एक को लिख दें, 2 को लिख दें, लेकिन एक आदि जो है वो एग्जैक्ट वर्ड्स में उस बंदे के नाम के साथ ज़रूर लिखें. होता क्या है जी, देखें ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक जो ख़ातून है वो परेशान बैठी हुई है और दूसरी जो है उसको कोई काउंसल कर रही है, यानी कि उसको इमोशनली बकअप कर रही है, उसकी बात सुन रही है. ठीक है, इसको अब हम देखेंगे कि किस तरह से सोशल केस वर्क में डिफ़ाइन किया गया है. ठीक है, जो हेलन पर्लमैन है शी सेज दैट अ पर्सन विद अ प्रॉब्लम. ठीक है, एक बंदा किसी मसले के साथ कम्स टू अ प्लेस वेयर अ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव हेल्प्स हिम और हर बाय अ गिवन प्रोसेस. ठीक है, तो 5 वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया. अ पर्सन विद अ प्रॉब्लम, एक बंदा आया किसी मसले के साथ एक जगह पे जहाँ पे एक प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सोशल वर्कर बैठा हुआ था और वो हेल्प कर रहा था एक प्रोसेस के तहत. ठीक है जी, तो हमें ये एलिमेंट्स मिलते हैं. तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क होंगे पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोसेस. अब यही उसी पिक्चर में देखते हैं. ये पर्सन, प्लेस यानी कि वो एजेंसी, उसका जो सोशल वर्कर का ऑफिस है वहाँ पे, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो सोशल वर्कर, और क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम बताया जा रहा है और वो उसकी हेल्प कर रही है एक प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारी डेफिनेशन जो है वो पर्सन, प्लेस, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉब्लम और प्रोसेस, ये हमें 5 एलिमेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क मिलते हैं. इन्हीं 5 एलिमेंट्स को हम क्विकली जो है वो आगे देखेंगे. अगर आपको डिटेल में चाहिए हुआ तो आप स्लाइड्स पॉज करके नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको समझ आ गया होगा कि जो सोशल केस वर्क है वो ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है. सबसे पहले आ जाता है जी पर्सन. पर्सन जो है वो क्लाइंट है जो जिसके साथ इशू चल रहा है. एनी मैन, वुमन, चाइल्ड और एनी वन विद सोशो साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. कोई भी राह जाते बंदा नहीं होगा, कोई जिसको कोई ना कोई सोशल इशू है, सोशल वर्क से रिलेटेड कोई इशू है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, जो कि अपने इन्वायरमेंट के साथ सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, उसके अंदर रह नहीं पा रहा, उसको वो होगा आपका सोशल वर्कर का क्लाइंट या पर्सन या इंडिविजुअल भी कहा जाता है. He or she is unable to make a satisfactory adjustment to the existing situation या environment. To study a person following points are important. अब देखें, जब सोशल केस वर्कर के पास वो एक इंडिविजुअल आया है क्लाइंट, तो उसने अब उसको स्टडी करना है और स्टडी करने के दौरान उसने मतलब कुछ चीज़ें देखनी है, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा इनिशियली स्टार्ट में डिटेल्स में नहीं जाना, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है और वहाँ से उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है. A case worker does not have to take complete history. Nature of problem will determine the extent of knowledge. Extent of knowledge जो use करना है, जो लेना है वहाँ से. A case worker must understand the client's behavior and reactions to gain insights into problems. यानी कि उसका behavior देखे, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, नाराज़ है, sad है, क्या है, उस चीज़ को देखते हुए ये काम करेगा.
A caseworker needs to understand that a person with a problem is under double stress. डबल स्ट्रेस का मतलब ये है, एक तो वो जो उसको इशू है, लेट्स सपोज कोई इकोनॉमिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, कोई इस तरह का इशू है. सेकेंडली उसको ये इशू होगा कि वो इसको रिजॉल्व करवाने के लिए किसी दूसरे बंदे के पास आया है. तो मतलब एक तो इशू ये हो गया कि उसके साथ एक्चुअली इशू है, और दूसरा उसको ये प्रेशर है कि ये अब वो ये उसका मामला प्राइवेट नहीं रह रहा बल्कि किसी और के साथ डिस्कस हो रहा है. जबकि यही कॉन्फिडेंस जो है उसको वो सोशल वर्कर ने देना होता है कि उसके साथ डिस्कशन के दौरान इसको जो इंडिविजुअल है उसको किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है. अ केस वर्कर शुड अंडरस्टैंड द पर्सन हिज बायो साइको सोशल बैकग्राउंड, यानी कि उसके एक तो फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, बायोलॉजिकल, उसके साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ वगैरह उसको देखते हुए, और सोशल यानी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, फैमिली के साथ कैसा उठना बैठना है, इस सारे कैनवस के ऊपर उसने उस बंदे को उतार लेना है. यानी कि उसको समझ जाना है कि ये क्या है और क्या प्रॉब्लम के साथ आया है, और इसके ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन हैं भी या नहीं हैं, और ये कैसे रिजॉल्व होंगे. तो ये आपका ये पर्सन हो गया. नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम है, और इसकी हुसैन एंड अलाउद्दीन ने डेफिनेशन दी है. प्रॉब्लम इन सोशल केस वर्क मीन्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन विच हैज़ थ्रेटन्ड और डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द क्लाइंट. ठीक है जी. प्रॉब्लम्स में दो टाइप्स हो सकती हैं. इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम्स, अ सिचुएशन विच अफेक्ट्स ओनली वन पर्सन, यानी कि उस एक बंदे को इफेक्ट कर रहा है, उसी के साथ हो रहा है. मे बी उसको नेगेटिव थॉट्स का मसला हो, स्ट्रेस लेता हो, डिप्रेशन में हो, यानी इंट्रापर्सनल उसी के साथ ही है जो भी मसला. इंटरपर्सनल क्या है, जो उसके साथ उसके अलावा जो है मोर देन टू इंडिविजुअल, यानी उसके अलावा किसी और बंदे को भी डिस्टर्ब करे. वो उसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. प्रॉब्लम कैन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अनमेट नीड्स, यानी कि साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल नीड्स वगैरह हैं जो पूरी नहीं हुई बच्चे की या उस एडल्ट की, तो उससे उसको वो प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है. Social worker needs to understand the complete picture of the problem. However, as it is not possible, social worker needs to understand the wants of the client, possible solution, and what the agency can do for it. यानी कि वो जो social worker का जो ऑफिस है या वो बंदा खुद है, वो उसके लिए क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसने देखनी है. फिर इसी तरह प्रॉब्लम्स कैन क्रिएट चेंज रिएक्शन. चेंज रिएक्शन यानी कि एक प्रॉब्लम स्टार्ट होते होते वो जो इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है, वो आपको और भी प्रॉब्लम उसी से मिलते जुलते बताता जाएगा, और इस तरह एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, जिससे आपको पूरी पिक्चर अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी. ठीक है. अ क्लाइंट मे हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी क्लाइंट समझ सकता है कि यार मेरा प्रॉब्लम जो है वो इतना सीरियस नहीं है, जबकि सोशल वर्कर जो है वो उसको देखते हुए, उसकी बातें सुनते हुए अंडरस्टैंड करेगा कि जी ये सीरियस मसला है या नहीं है, या किस नेचर का है, या इसको अभी एड्रेस होना चाहिए नहीं, या ये वक्त के साथ सही हो जाएगा. तो क्लाइंट हर बंदे का एक डिफरेंट, इवन सोशल वर्कर भी 3-4 डिफरेंट होंगे, तो वो भी उसको मे बी डिफरेंटली समझें. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एजेंसी. एजेंसी है वो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच प्रोफेशनल केस वर्कर हेल्प्स द क्लाइंट इन सोशल फंक्शनिंग, यानी कि वो सोशल केस वर्कर का अपना ऑफिस भी हो सकता है, या वो किसी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, और वहाँ के उनके ऑफिस में बैठ के भी वो काम कर सकता है. ठीक है. तो इसी तरह ये सोशल वेलफेयर एजेंसी दो तरह की होती है. एक पब्लिक एजेंसी होती है जो कि स्टेट रन होती है, यानी कि गवर्नमेंट चला रही होती है. एक प्राइवेट होती है जो कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होती है, कोई भी बंदा उसको चला रहा होता है. अकॉर्डिंग टू पर्लमैन देयर आर 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसी, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसी अगर आपने करनी है तो उसके लिए 3 फैक्टर आप देखेंगे. द सोर्सेज ऑफ सपोर्ट, यानी कि उसको जो सपोर्ट वो दे रहे हैं उसका सोर्स क्या है. ठीक है. द सोर्स ऑफ प्रोफेशनल अथॉरिटी का सोर्स क्या है. फिर उसके बाद है देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड एरिया ऑफ कंसर्न. इन 3 चीज़ों की बेसिस पे आप डिटरमिन करेंगे कि ये जो एजेंसी है ये पब्लिक है, प्राइवेट है, या फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, किस तरह की ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव. ये सोशल केस वर्कर है. ठीक है. ये शुड बी स्किलफुल इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स एंड फाइंड आउट द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब आपने अगले बंदे के मसाइल को हल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको अंडरस्टैंड किस तरह से करना है. सोशल वर्कर इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन हु पोजेसेस द नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल केस वर्क. उसके बाद आ जाता है आपका प्रोसेस इन सोशल वर्क रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ एक्शंस विच आर टेकन विद एन एम टू हेल्प द क्लाइंट्स एंड रिजॉल्व देयर इश्यूज, यानी कि सीरीज ऑफ एक्शन जिनके ऊपर आप काम करके क्लाइंट को हेल्प आउट करेंगे और उनके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे.
A case worker chooses an optimal solving process by observing the behavior, emotions, reactions and desires of the client. यानी कि उसके बिहेवियर को देखते हुए जब उसको कंप्लीट स्टडी कर लेगा तो फिर उसके बाद वो डिटरमिन करेगा कि हाँ जी इसके साथ क्या जो है वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टेक्निक निकालेगा। तो ओवरऑल जो है ये सोशल केस वर्क का जो प्रोसेस है ये 5 एक स्टेप्स हैं, लेकिन आप इनको शॉर्ट करेंगे तो 3 के अंदर हम लेके जाएंगे और वही 3 हम इन डिटेल पढ़ेंगे जो मेन 3 हैं। तो 5 फेजेस हैं, ठीक है, लेकिन आप इनको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं और उसको आप 3 में मतलब कन्वर्ट करेंगे जो कि मेन है। सबसे पहले तो आ गया कि जी आपने क्लाइंट को स्टडी करना है, साइको सोशल स्टडी होगी उसकी। फिर उसके बाद उसका डायग्नोसिस स्टार्ट हो जाएगा कि भाई इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। थर्ड इज़ ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान एक ही आ सकता है, इसको सेपरेट स्टेप भी लिख सकते हैं। फोर्थ इज़ एवेल्यूएशन, आप देखते हैं कि जी वो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो किस हद तक सक्सेसफुल जा रही है, इफेक्टिव है या नहीं है। एंड लास्ट इज़ उसका आप फॉलो अप लेते हैं, यानी कि अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो तब वो देखते हैं कि जो क्लाइंट है उसके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन्हीं 5 स्टेप्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको 3 में कन्वर्ट करेंगे। 3 फेजेस या 3 पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस हैं, ठीक है। सोशल स्टडी होगी, ये देखें आप, साइको सोशल स्टडी वो एक ही बात है, ठीक है। सोशल स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है, और फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सोशल ट्रीटमेंट में चली जाती है। तो सोशल स्टडी, सोशल डायग्नोसिस और सोशल ट्रीटमेंट जो है ये आपके फेजेस आ गए। फिर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़े थे। वो बुनियादी तौर पे सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल्स थे। आगे जो सोशल ग्रुप वर्क है उसके थोड़े से डिफरेंट हैं प्रिंसिपल्स, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में कॉमनैलिटीज़ या कॉमन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसको हम क्विकली जो है बस मैं नाम बताऊँगा, आपने अगर आपने रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो पिछला लेक्चर है 10th उसमें आप जाके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये 7 आपने लाजमी लिखना है अगर सोशल केस वर्क की बात आ गई तो। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर ये था कि जी वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन जो है वो आपने एक्नॉलेज करनी है और केस वर्कर ने वो उसको एक्नॉलेज करना है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, फिर उसके बाद 5th है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, 6th है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल्स हैं 7। अब उसके बाद आ जाता है जी फेजेस या प्रोसेस ऑफ सोशल केस वर्क, ठीक है। जो वो 5वां एलिमेंट था वहाँ पे प्रोसेस ऑफ द जो प्रोसेस है वो बेसिकली 3 फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला आ जाता है सोशल स्टडी। सोशल केस वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस: सोशल स्टडी, सोशल डायग्नोसिस, सोशल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब सोशल स्टडी की हम बात करेंगे। सोशल स्टडी एक्वायरिंग फैक्ट्स अबाउट द सिचुएशन, यानी कि आप क्लाइंट अब आपके पास आ गया, आप अब उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिगिंस व्हेन द क्लाइंट अप्लाइज टू अ सोशल वर्क एजेंसी फॉर हेल्प, यानी कि क्लाइंट खुद आएगा। केस वर्कर गेट्स इन्वॉल्व इनटू फैक्ट फाइंडिंग मिशन, यानी कि वो फैक्ट्स फाइंड करना शुरू कर देता है। द प्रोसेस ऑफ स्टडी नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव नेचर एंड इंक्लूड्स साइंटिफिक स्क्रूटनी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं वो साइंटिफिकली उसको देखा जाएगा। अटेंशन इज टू बी गिवन ऑन द रिएक्शंस ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है सोशल डायग्नोसिस, यानी कि सोशल स्टडी आपकी होगी, इसमें आप मुख्तलिफ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लाइक जो सोशल वर्कर है उसको एक रैपर्ट बिल्ड करनी है, क्लाइंट के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है ताकि वो अपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करे, डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस के साथ उसको और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि वो उसका डायग्नोसिस करेगा, ठीक है। इट इज़ अ केस वर्कर्स प्रोफेशनल जजमेंट अबाउट द इशू फेस्ड बाय द क्लाइंट, यानी कि जिस तरह एक मेडिकल डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करता है अपने नॉलेज की बेस के ऊपर, इसी तरह सोशल केस वर्कर जो है वो उसको करेगा। इट इज़ साइंटिफिक, फ्रैंक एंड रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द इशूज़ ऑफ द क्लाइंट। अप्रेजल ऑफ द क्लाइंट का मतलब यानी कि क्लाइंट की जो भी उसकी चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ जो इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, उसका एक रियलिस्टिक प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट, case worker must make an assessment makes an assessment of the client problem situation. Diagnosis is the basis of discovering patterns of significance. अब उसमें से जो irrelevant बातें हैं वो निकलती जाएंगी और जो relevant हैं towards the problem, जो diagnosis आपको करवा रहे हैं वो बातें उसमें शामिल रह जाएंगी।
अब जब हमने सोशल डायग्नोसिस देखना है तो उसके भी 3 तरीके हैं, ठीक है, इंटरव्यूइंग के। बेसिकली इंटरव्यू वो तरीका है जो भी उससे क्लाइंट के साथ बातचीत की जाती है वो इंटरव्यू के थ्रू की जाती है, ठीक है। एक बातचीत आती है उसको इंटरव्यू कहा जाता है। तो वो 3 टाइप्स हैं इंटरव्यू के, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यूइंग आर टू विन कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ द क्लाइंट, to study the person, his problems, to give client the opportunity to release his or her emotions, to explain the client the assistance which is available and what is expected from him, यानी कि उसको साथ सारी आप बातें शेयर करते हैं। एक होगा जी इंफॉर्मेशनल और सोशल हिस्ट्री इंटरव्यू। ये है कि जी आप बुनियादी तौर पे उससे सारी इन्फॉर्मेशन, फैमिली, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी डिटेल्स ले लेते हैं। उसके साथ इश्यूज़, कब कब क्या हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशनल या सोशल हिस्ट्री इंटरव्यूज़ आते हैं। ये ज़रा प्रिलिमिनरी टाइप के होते हैं, यानी कि इतनी इन डेप्थ नहीं होते। वहीं से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ क्या इशू है। सेकंड टाइप ऑफ इंटरव्यू है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, यानी कि डायरेक्टली आप प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि यानी कि आप पूछते हैं कि जी क्लाइंट का क्या मसला है। लेट्स सपोज अगर उसको पावर्टी का इशू है, यानी कि गुर्बत है, तो आप देखते हैं कि जी एग्जैक्टली इसके सोल्यूशन क्या है। पावर्टी है तो इसका सोल्यूशन है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट कराई जाए। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। तीसरा है ज़रा इन डेप्थ से होता है वो थेरेप्यूटिक इंटरव्यूज़ हैं, जिसके अंदर आपने आगे प्लान करना होता है कि अब इसकी जो थेरेपी है, थेरेपी वाला सेशन है वो स्टार्ट किया जाना है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हो गए। इसके बाद अब आखिरी स्टेज आ जाएगी, फेज़ जो है वो सोशल ट्रीटमेंट की है कि फिर अब उसकी ट्रीटमेंट किस तरह होनी है। सोशल ट्रीटमेंट बुनियादी तौर पे क्लाइंट की टू हेल्प हिम और हर एडजस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करे, उसके लिए ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये मतलब इसके लिए डेफिनेटली क्लाइंट का और सोशल वर्कर का दोनों का जो है वो विलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें ट्रीटमेंट किस तरह से हो जाती है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल सर्विसेज में भी रेफर फॉर जॉब। अब पॉवर्टी है तो आप उसको किसी जॉब के लिए रेफ़र कर दें, ठीक है, ये ट्रीटमेंट हो सकती है। इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन हो सकती है, यानी कि उसका जो इन्वायरमेंट है, उसकी फैमिली है, वो चेंज की जा सकती है। उसका सेटअप, स्कूल चेंज करवा दें, या उसका जो एरिया है जहाँ पे लोकेलिटी है वहाँ पे कोई इशू आपको नज़र आ रहा है तो वो चेंज करवा दें, ठीक है। तीसरा है डायरेक्ट ट्रीटमेंट। अब ये जो है वो सोशल वर्कर और क्लाइंट के दरमियान डायरेक्ट इंटरेक्शन है, और इसके ऊपर उन्होंने एक टाइम लंबा स्पेंड करना होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके। सोशल केस वर्कर उसके अपने माइंड में ऐसी चीज़ें चेंज करता है, उसका बिहेवियर चेंज करता है, वो वैल्यूज़ को चेंज करता है कि वो ठीक होता चला जाता है। तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट के अंदर हम टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे। तो यानी कि जो सोशल ट्रीटमेंट की, एक तो ये होगा कि प्रैक्टिकल सर्विसेज आप एडमिनिस्टर कर दें, दूसरा ये है कि एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन कर दें, तीसरा ये है कि अब आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे दें। और डायरेक्ट ट्रीटमेंट के अंदर जो मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है मेल्यू थेरेपी। मेल्यू कहते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। अ पर्सन एनवायरनमेंट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर एंड दस दिस एनवायरनमेंट कैन बी यूज टू चेंज डिविएंट बिहेवियर। इसमें यह है कि उस बंदे को एक ऐसी जगह में, एक ऐसे समझ लें कि करेक्शनल होम के अंदर रखा जाता है जहाँ पे मुख्तलिफ और लोग होंगे, ठीक है। वो उनके साथ रहेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, और उस हिसाब से उसका बिहेवियर जो है वो लोगों के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेंटल पेशेंट्स, जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, ठीक है। उनको उस इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है जहाँ पे उनकी वो जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, वो जहन में से आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाते हैं। उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता जिसके अंदर वो ख़राब होके आए होते हैं। सेटिंग ऑफ दिस थेरेपी आर मेंटल हॉस्पिटल्स, डे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये वहाँ पे होता है, ठीक है। तो मेल्यू थेरेपी जो है वो पहली आ गई। सेकंड इज़ साइकोड्रामा। साइकोड्रामा बेसिकली रोल प्लेइंग है, यानी कि आप उस जो पर्सन है कंसर्न, उसको आप चीज़ें बताते हैं, जैसे कोई फिल्म के अंदर बता रहे थे कि भाई अब तुम ये करो, ये करो, ये करो। इज़ अ टाइप ऑफ थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स एक्टिंग आउट पास्ट लाइफ इवेंट्स टू एड्रेस इशूज सच एज ट्रॉमा, ईटिंग वगैरह। तो आप उसको उससे पास्ट इवेंट्स भी करवा सकते हैं, फ्यूचर इवेंट्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये जैकब मैरिनो ने 20th सेंचुरी साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने ये निकाला, ठीक है जी। क्लाइंट्स आर हेल्प टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, एक्सप्रेशन, सैडनेस, और वहाँ से आप देखने की कोशिश करते हैं कि इसका इशू बुनियादी तौर पे क्या है। थर्ड इज़ प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी बच्चों के लिए है, जहाँ पे उनको एक खेलने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, और खेलने के दौरान वो जो है वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, या जो पहले मतलब चुप से रहते हैं वो वहाँ पे एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं और इंटरेक्टिव हो जाते हैं। तो ये प्ले थेरेपी थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है जी।
In play therapy, children learn to more fully express themselves, to test out new behaviors, to take responsibility for themselves. ये play therapy आ गई. और इसी तरह एक पेरेंटल एजुकेशन भी है. पेरेंटल एजुकेशन ये है कि उसमें पेरेंट्स को तरबियत दी जाती है कि आपने बच्चों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है. एंड लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो है क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी कि जैसे ही सोशल वर्कर को आइडिया हो कि जी ये इस सिचुएशन में से गुजर रहा है, तो वहाँ पे ही काउंसलिंग सिचुएशन जो है वो काउंसलिंग करनी स्टार्ट कर दी जाए. लेट्स सपोज किसी बंदे का कोई नुकसान हो जाता है, बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वहाँ पे इससे पहले कि वो शॉक ले और उसको आप करेक्शनल सर्विसेज उसकी इंटरवेंशन करते हैं और वहाँ पे उसका माइंड, वैल्यूज़, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं. Crisis intervention is a process by which a mental health worker identifies, assesses and intervenes with the individual in crisis so as to restore balance and reduce the effects of crisis in his or her life. ये मतलब पेरेंट्स की डेथ हो गई, उस केस के अंदर ये इस तरह से जो है वो क्राइसिस इंटरवेंशन किया जाता है. अच्छा, फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन यानी कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है. ठीक है, एक इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, फैमिली में, हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ केयर में, ठीक है जी, स्कूल्स में या रेजिडेंशियल होम्स में जिसमें चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम, करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे जो ये केस वर्क की एप्लीकेशन है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल के साथ या फैमिली में पूरी फैमिली के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, तो ये सोशल केस वर्क की वहाँ एप्लीकेशंस हैं. ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स एंड अदर डिज़ास्टर्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद वुमेन, ठीक है, तो ये वहाँ पे फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन. इनको अगर आपको क्वेश्चन आता है तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो ये काफ़ी रहेगा. रोल ऑफ प्रोफेशनल केस वर्कर. एज अ केस वर्कर कौन कौन से रोल्स होते हैं. ठीक है, एडवोकेट यानी कि किसी एक सोशल इशू के ऊपर वो एडवोकेसी करता है, एक अपना सोशल ग्रुप बनाता है और उसके लिए आवाज़ उठाता है किसी भी इशू के लिए. काउंसलर का, मीडिएटर का, यानी कि दो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई है तो वो मीडिएटर का रोल प्ले कर दे. रिसर्चर का, इसमें रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एजुकेटर का. केस मैनेजर यानी कि किसी एक इंडिविजुअल का केस लेके और फिर उसको अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है या किसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर कोई मसला हुआ है तो वो केस मैनेजर जो है उस एक केस को लेगा और उसके जो इश्यूज़ हैं जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस सेटअप में वहाँ पे वो रिजॉल्व करवाएगा. कम्युनिटी चेंज एजेंट, ठीक है जी, तो ये इस तरह से जो है ये जो रोल ऑफ प्रोफेशनल केस वर्कर है वो होता है. अब दोबारा इस स्लाइड को रिकॉल करें तो हमने प्राइमरी मेथड के अंदर सोशल केस वर्क जो है उसको स्टडी किया है. नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी स्टडी करेंगे. और ये क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर से उठाए हुए. अब आपने देखना है कि आप किस हद तक इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. जैसे आया डिफाइन सोशल केस वर्क, तो अब आपने डेफिनेशन लिखनी है. एंड डिस्कस इट्स एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स. एलिमेंट्स कंपोनेंट एक ही चीज़ है, तो हमने आपको बताया था कि 5 एलिमेंट्स हैं. 5 एलिमेंट्स को आप थॉरली एक्सप्लेन कर देंगे और बता देंगे कि ये हेलन पर्लमैन के जो एलिमेंट्स हैं ये वहाँ से ये डिड्यूस किए गए हैं. उसके बाद है एक क्वेश्चन आया, सोशल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस फॉलो सर्टेन स्टेप्स. तो कौन से स्टेप अब आपने बताने हैं, डिफाइन एंड डिस्कस इन डिटेल. ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि जी एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस के अंदर जो इसके फेजेस हैं वो 3 हैं. पहला है सोशल स्टडी, ठीक है जी, उसको आप स्टडी करते हैं. फिर उसके बाद सोशल डायग्नोसिस है और फिर उसके बाद सोशल ट्रीटमेंट है. ठीक है, तो ये 3 वो उस तरह से आगे. एक क्वेश्चन और है जी, सोशल वर्क फिलॉसफी रिफ्लेक्ट्स इन इट्स प्राइमरी मेथड्स, यानी कि फ़िलासफ़ी जो है वो पूरी रिफ्लेक्ट होती है प्राइमरी मेथड्स के अंदर, जो कि हैं सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. हाईलाइट देयर इंटर रिलेशनशिप फोकसिंग ऑन देयर कॉमन प्रिंसिपल्स. यहाँ पे वो इन तीनों के कॉमन प्रिंसिपल पूछ रहा है. ठीक है, सोशल केस वर्क के आपने 7 कॉमन प्रिंसिपल पढ़ लिए. सोशल ग्रुप वर्क के और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जब आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो तब आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अच्छा तीनों के दरमियान इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं. तो ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है. लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गई होंगी चीज़ें. अपना फीडबैक इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा ताकि अगले लेक्चर्स को उसी हिसाब से इम्प्रूव किया जाए. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो अब दबा दें. चलें, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.